Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do sector of Indian economy chapter, the part Mahatma Gandhi National Rural Employment, Public Sector, Private Sector, Recognized Sector and Unorganized Sector. Organized sector and unorganized sector. Every state or region has potential for increasing the income and the employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry, a new service like IT. Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. हर स्टेट हर रीज़न हर ये कहता है कि इनकम को इंक्रीज़ करना है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट को, पीपल्स की एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना है, तो उस एरिया में टूरिज़्म या रीजनल क्राफ्ट का कुछ काम कर दिया जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग. तो पूरी प्लानिंग जो है इसके लिए की जाती है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है. यहाँ तक कि प्लानिंग कमीशन ने स्टडी करके ये भी कहा है कि टूरिज़्म जो है वो अगर इम्प्रूव कर दिया जाए इसमें तो 35 लाख लोगों को वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकता है. वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशंस discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing these, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कुछ अलग अलग प्लान चला रही है, या जैसे कि एक प्लान ये लो एक इम्प्लीमेंट किया गया, एक कानून बनाया गया कि अपने नेशन में जो है हर पर्सन को, रूरल एरिया में हर पर्सन को ये गारंटी दी गई कि कोई भी पर्सन अगर 100 दिन से कम का जो है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है पूरे साल में, तो गवर्नमेंट उसको बेरोजगारी भत्ता या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयड अलाउंस जो है वो पे करेगी. मीन्स कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कहता है कि दोज हु आर एबल टू डू और नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया, जो काम करना चाहते हैं, एबल हैं, उनके ज़रूरत है और वो 100 डेज़ के लिए कम से कम गारंटी दी गई है कि आपको जो है एक जॉब मिलेगी 100 डेज़ के लिए. अगर इफ़ द गवर्नमेंट फेल इन दिस ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट इस ड्यूटी को प्रोवाइड करने में हेल्प नहीं कर पाती है या फेल हो जाती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे करती है. द टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन इन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बताया गया है. यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं. एक कांता का एग्जाम्पल दिख रहा है और एक कमल का एग्जाम्पल दिख रहा है. कांता का एग्जाम्पल क्या कहता है, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है. शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM. वो 9:30 बजे ऑफिस में जाती है और 5:30 बजे वहाँ को छोड़ती है ऑफिस को. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. हर महीने के लास्ट में उसको सैलरी मिल जाती है. इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. इसके अलावा वो गवर्नमेंट से जो है प्रोविडेंट फंड के या रूल्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोविडेंट फंड भी पा रही है. शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे. वो संडे को ऑफिस नहीं जाती है, लेकिन वो छुट्टी उसकी पेड हॉलीडे है, उसको उसके बदले में भी पैसा मिल रहा है. व्हेन शी ज्वाइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क. जब उसने ज्वाइन किया था तो उसको क्या मिला था, एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिला था जिसमें सारे वर्क से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन जो है वो मेंशन थी. एक पर्सन, दूसरा कमल. कमल कौन है,
कमल इज ए कांताज नेबर, कांता का नेबर है. ही इज ए डेली वेज लेबरर इन ए नियर बाय ग्रोसरी शॉप. He goes to shop at 7:30 in the morning and work till 8 p.m. in the evening. He get no other allowance apart from his wages. उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, मतलब कि वेजेस के अलावा कोई और अलाउंस नहीं मिल रहे हैं. वो उसके वर्किंग हावर्स भी ज़्यादा हैं और कोई भी जो है नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क. जब जिस दिन वो काम नहीं करता उस दिन उसको कोई पैसा नहीं मिलता है. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे. उसको कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिलती जिस दिन उसको पे किया जाए. नोर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप. जिस दिन उसने ज्वाइन किया था उसको कोई लेटर नहीं मिला. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर. उसके एम्प्लॉयर के द्वारा कभी भी उसको हटाया जा सकता है, उसका जो है वो हटवा सकते हैं उसको. तो क्या डिफरेंस है कांता और कमल में? तो यहाँ देखेंगे कांता जो है वो जहाँ काम कर रही है वहाँ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है. एक ऐसा प्लेस है वर्क का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हैं उनको रेगुलर किया जाता है या रजिस्टर्ड कराया जाता है गवर्नमेंट के अंदर. उसके पूरे रूल रेगुलेशन हैं. उनको फैक्ट्री के मिनिमम वेजेस मिलती है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट मिलता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कही जाती हैं, जो जिसमें प्रोसेस और प्रोसीजर के लिए प्लानिंग बनाई जाती है और प्रॉपर जो है सभी वर्क जो है एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते हैं. वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो वहाँ पर पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी पाते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. इसी तरह से अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ज़्यादा मिलता है. दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. वट दीज बेनिफिट? दे गेट पेड लीव, payment during holiday, provident fund, gratuity. They are supposed to get medical benefit also. And under the law, the factory manager has to ensure facility like drinking water, a safe working environment. When they retire, these worker can get pension as well. तो उनको पेंशन भी मिलती है, टाइम टाइम मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है उनके बच्चों के लिए, हॉलीडेज़ भी मिलते हैं. इसी तरह से हम कह सकते हैं प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है जहाँ वो वर्क कर रहे हैं. इन कंट्रास्ट अगर हम उसके कंपेयर में कमल को देखें तो कमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लाइवली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, कुछ पब्लिक प्राइवेट लोगों के हाथ में है. देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड. रूल रेगुलेशन तो है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है. जॉब हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम. ओवर टाइम के लिए भी कोई प्रोविज़न नहीं है, पेड लीव्स भी नहीं है, हॉलीडेज़ भी नहीं है, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा. तो एम्प्लॉयमेंट इज़ वहाँ पर जो है हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं है. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीज़न. किसी भी बिना रीज़न के उसको कभी भी हटाया जा सकता है. व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स सम पीपल बी आस्क्ड टू लिव. जब कभी काम की कमी होती है तब भी उन्हें हटा सकते हैं. ए लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर. ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर. दिस सेक्टर इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क. फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, हायर लेबरर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. तो इस टाइप से पर्सन जो है डिफरेंट कामों में लगे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. तो हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. किस तरीके से हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब एट दैट आर द मोस्ट sought आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब निकाल दे तो वहाँ पर क्या होएगा, ज़्यादा पर्सन को जॉब मिलेगी. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. They adopt such strategy to evade taxes, refuse to follow laws that protect laborer. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs, which pay very low salary. They are often exploited and not paid for fair wages. तो यहाँ पर पर्सन को सैलरी भी नहीं मिलती है अच्छी सी और वो को उसका शोषण भी किया जा रहा है. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector.
दीज वर्कर आर फोर्स टू टेक अप जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग। जब उनके पास काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही मूव करेंगे, कम मिले जैसा मिले पर कमाना तो होगा ही। बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो ए नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। Who are these vulnerable people who need protection in the rural area? किन्हें जरूरत है, कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें प्रोटेक्शन की नीड है? इन द रूरल एरिया द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, हम कह सकते हैं वो छोटे फार्मर्स, वो शेयर क्रॉपर्स, जो आर्टिशियंस, जो चमड़े के हम कह सकते हैं, या कारपेंटर, या छोटे छोटे वीवर्स। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया are in small and marginal farm category. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture input, credit, storage facility and market outlets. In the urban area की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होंगे, वो छोटे छोटे व्यापारी, वो छोटे छोटे कैजुअल वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स। तो ये समोस के इंडस्ट्री जो है ऑल्सो नीड गवर्नमेंट्स support for procuring raw material of and marketing of output. The casual worker in both rural and urban area also need to be protected. जो भी पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं उनको सबको ही, चाहे शेड्यूल कास्ट की मेजोरिटी देख लीजिए, बैकवर्ड एंड ट्राइब्स की देख लीजिए, तो ये सारे जो हैं इन सबको नीड है जो पेड वर्कर हैं। दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि खाली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही करेंगे, ये सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर का के जैसे जो बेनिफिट हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलने चाहिए। आज हम करते हैं यहीं तक, नेक्स्ट करेंगे हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। एक बार ये टेबल हम देख सकते हैं, थोड़ा ही रह गया है, कर ही सकते हैं हम लोग। यस, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। With so many activities taking place around us, we need to use the process of classification to think in a useful manner. The criteria for classification could be many depending on what we desire to find out. The process of classification help to analyze the situation. आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दी हैं, उनका क्राइटेरिया दिया है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालने हैं। ये आप जो टेबल है वो आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, who own assets and is responsible for the delivery of service. In the public sector, the government own most of the assets and provide all the services. In the private sector, ownership of assets and delivery of service in the hand of private individual or company. कोई भी जो गवर्नमेंट के या ऑर्गेनाइज्ड हम कह सकते हैं उसके हैंड में है सारी एसेट्स की जिम्मेदारी या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज समथिंग, तो वो हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर का है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जिसकी एसेट्स की ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी के हैंड में है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं कि रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, पोस्ट ऑफिस जो है वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्री जो है या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। जो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है वो मेन मोटिव क्या होता है? मनी को अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना। To get such service, we have to pay money to these individuals and companies. The purpose of the public sector is not just to earn profit. Public sector का मेन मोटिव अर्न करना नहीं होता है, उसका जो है पब्लिक वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट का काम जो होता है वो लोगों की हेल्प करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड
on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activity? कौन कौन सी ये एक्टिविटी हैं और क्यों खर्च कर रही है गवर्नमेंट इन पर? There are several things needed by the society as a whole, but with the private sector will not provide at reasonable cost. काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो है प्राइवेट सेक्टर उनको रीज़नेबल प्राइस पर नहीं देता है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, पीपल्स का एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसके लिए क्या है, collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy. Even they do provide these things, they would charge high rate for their use and construction of roads, bridge, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams. These government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. There are some activity which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here step in by producing and supplying electricity at rate which these industry can afford. Government has to bear part of the cost. Government India buy wheat and rice from farmer at fair price. गवर्नमेंट क्या करती है, वीट एंड राइस को फार्मर से सस्ते रेट पर खरीद लेती है। दिस फेयर प्राइस पर खरीद लेती है, जिसमें दोनों का प्रॉफिट देखा जाता है। गवर्नमेंट अपना भी देखेगी, साथ ही फार्मर का भी देखेगी, और इसको स्टोर करती है गोडाउन में। सेलर एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रो राशन शॉप्स। फिर राशन की दुकानों में जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कह सकते हैं, सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके अंडर जो है गवर्नमेंट राशन की शॉप्स ओपन करके उनको सस्ते रेट पर प्रोवाइड करती है पब्लिक को, ताकि फूड को सिक्योर रखा जाए, जो कि आपने फूड सिक्योरिटी चैप्टर 9th क्लास में रीड किया था। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? कंज्यूमर को, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। There are a large number of activity which are the primary responsibility of the government. Government must spend on these. तो कुछ ऐसी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, जैसे कि हेल्थ की, एजुकेशन की, फूड की, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है वो फैसिलिटी। इसी तरह से running proper schools and providing quality education, elementary education is duty of the government. India's high illiterate population is one of the largest in the world. अगर हम बात करें लिटरेसी को देखते हुए, तो वर्ल्ड में इलिटरेट पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। तो सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर malnourished and a quarter of them are critically ill. We have read about infant mortality rate. तो यहाँ फिर क्या हुआ कि लोगों के पास इतना खाने को नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, वो जल्दी उनकी मोर्टेलिटी रेट होगी, बचपन में ही मर जाएंगे। तो यही सीन जो है उसमें से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है, अटेंशन दे रही है उन पर, ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट किया जा सके, उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सकते। तो इट इज़ also the duty of the government to take care of poorest and most ignored region of the country through increased spending in such area. तो गवर्नमेंट को इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए और इन लोगों के डेवलपमेंट करने के लिए उनको ये फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर का रोल यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों और कहाँ करना पड़ता है। तो वही रीजनल एरिया जो कि अंडर पूरेस्ट हैं या मोस्ट इग्नोर रीजन्स हैं, जो डेवलप नहीं हैं, उन पर खर्च करके जो है गवर्नमेंट काम करती है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।